नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, यानी कि सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो या एमपी टेट की एग्ज़ाम हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छा से देख लिया, पूरी तरीके से समझ लिया, तो अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली लगा पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, RTE एक्ट है ना, इन शिक्षा का अधिकार। जो RTE एक्ट है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो RTE एक्ट है लागू कब किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया था। ठीक है, कौन सा संशोधन था? 86वां। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कौन से संविधान संशोधन किया गया था। तो वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होंगे, 85, 82। तो आपको याद रखना है कि 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन किया गया था, है ना। और फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसके अंतर्गत किस आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो इसमें मेन पॉइंट तो यही है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए है, यानी कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, है ना, मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अब देखो, ये तो आपको याद रखना ही है कि कौन सा संशोधन किया गया था। तो 86वां संशोधन था। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? तो अनुच्छेद 21A जोड़ा। आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 21 है ना, इसमें सारे हमारे मौलिक अधिकार है। पता है ना हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से? उसमें एक शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बन गया। तो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A। तो ये आपको याद रखना है। और संशोधन कौन सा था? संशोधन था हमारा 86। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये तो इसका लोगो है, यानी कि क्या है? शिक्षा का अधिकार सब पढ़े सब बड़े, है ना। सर्व शिक्षा अभियान में था ना कि सब पढ़े सब बड़े। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। यहाँ पे एक बात आएगी, या तो मौलिक आएगा या मूल आएगा, है ना। तो शिक्षा के अधिकार को कैसा बना दिया? मूल अधिकार बना दिया गया, है ना। तो हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है, पहले 5 थे, उसमें शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार बना दिया गया, यानी सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। अनुच्छेद 21A में, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में RTE एक्ट विधेयक पारित हुआ। अब देखो, विधेयक पारित हुआ तो पहले क्या होता है? कोई विधेयक होता है ना, वहाँ पे देते हैं, फिर राष्ट्रपति उसको पारित करता है, तब वो जाके अधिनियम बनता है। लेकिन पहले क्या होता है? वो विधेयक होता है ना। तो ये कब विधेयक पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। ये आपको याद रखना है कि विधेयक पारित कब हुआ था लोकसभा में? तो 4 अगस्त 2009 को हुआ था। और हमारा शिक्षा का अधिकार कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010, है ना। उस दिन से लागू हुआ। लेकिन ये विधेयक पारित कब हुआ? तो आपको याद रखना है कि 4 अगस्त 2009 को। फिर है 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात RTE एक्ट का अधिनियम बन गया। अब वो अधिनियम कब बना? 26 अगस्त 2009 को, जब राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए। तो पहले तो वो अधिनियम गया था, तो वो विधेयक था ना। फिर जब वो विधेयक पारित हो गया वहाँ पर, तब वो जाके क्या बना? अधिनियम बना, है ना। तो कोई भी अधिनियम ऐसे ही नहीं बनते, पहले वहाँ पे विधेयक पेश करना पड़ता है। फिर जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देते हैं, हस्ताक्षर यानी कि साइन कर देते हैं, तब वो अधिनियम बन जाता है। तो ये RTE एक्ट अधिनियम बन गया। कब बना? 26 अगस्त 2009 को, है ना। ये डेट भी आपको याद रखना है। अब देखो, 26 अगस्त 2009 को तो वो अधिनियम बन गया, लेकिन लागू कब हुआ?
1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में, यानी कि भारत में लागू कब हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो गया। तो आपको मेन डेट याद रखनी है ना। फिर नेक्स्ट है, भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। अब देखो, ऐसा नहीं कि हमारे भारत में ही ये चीज़ लागू हुई, हमारे भारत के पहले 134 देश ऐसे थे जो ये अधिकार लागू कर चुके थे, शिक्षा का अधिकार। और हमारा भारत कौन सा देश बना, 135वां देश बना है ना, 135वां देश हमारा भारत बना। और अगर पूछे भारत के पहले कितने देश थे जिन्होंने ये अधिनियम लागू कर रखा था, तो 134, और भारत सहित 135। भारत का नंबर कौन सा है, 135 है ना। फिर 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब ये तो आपको डेट पता ही है कि भारत में कब लागू हुआ आरटी एक्ट, 1 अप्रैल 2010। और भारत विश्व का कौन सा देश बना लागू करने वाला, 135वां देश बना। वेरी गुड। 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। अब देखो, अपने भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कक्षा 1 से 12वीं तक, 1 से 12 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार बना दिया, और सभी बच्चों को मुफ्त वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो वहाँ पे कब हुआ था, 22 दिसंबर 2008 को। जो राजस्थान है, वहाँ की गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप 1 से लेकर 12वीं तक के सारे बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, यानी कि राज्य है, तो सबसे पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान था। पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 से 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त की गई। और पहली ग्राम सभा या पहली पंचायत भी राजस्थान में ही बैठी थी ना, ये भी याद रखना कि पहली पंचायत भी राजस्थान में, और 1 से 12वीं तक की सभी बालक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा देने वाला पहला राज्य भी हमारा राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद आता है 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया गया। अब देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया राजस्थान में, तो पारित किया गया था 29 मार्च 2011 को, है ना। ये डेट भी आपको याद रखनी है कि 29 मार्च 2011 को पारित किया गया था। फिर आता है 1 अप्रैल 2011 को आरटी एक्ट संपूर्ण राजस्थान में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पूरे राजस्थान में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2011 को, है ना। 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में आरटी एक्ट लागू हुआ। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो राजस्थान में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2011 को पूरे राजस्थान में ये लागू हो गया, है ना। फिर आता है, देखो, संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसके कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, मेन अनुच्छेद याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है। जैसे यहाँ पर है नीति निर्देशक, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 45। ठीक है, हमको अगर हम पूरा पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे तो हम याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए हम मेन पॉइंट को याद रखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ गया, अनुच्छेद 45 में, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। फिर आता है मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया। अब देखो, मूल अधिकार तो हमें पता है ना, हमारे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार 6 है, 5 थे, उसमें शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया तो 6। तो वो कौन से में है मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 21 है, और नीति निर्देशक तो अनुच्छेद 45, है ना। फिर आता है गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के भीतर परीक्षण अनिवार्य करना होगा। देखो, जब पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी, लेकिन ये अधिनियम लागू हो गया। उस अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष के अंदर टीचर्स को डीएड बीएड करवाते हैं ना, ये सारी ट्रेनिंग करवाना अनिवार्य हो गई। फिर आता है आरटी एक्ट का मान्य कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु 30 छात्रों पर एक, यानी कि 30, देखो कक्षा में अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो एक टीचर कितना होगा, एक टीचर। ठीक है, जहाँ कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 35। अब देखो, प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं तो एक टीचर होगा और 30 बच्चे होंगे। और 5वीं से 8वीं तक की क्लास है तो 35 बच्चे होंगे और एक टीचर होगा। ठीक है, राज्य सरकार की नीति, और जब 9 से 12 क्लास के बच्चे होंगे तो एक टीचर होगा लेकिन 40 बच्चे होंगे। तो ये आपको याद रखना है। अधिकतर तो यही क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक विद्यालय ना 1 से 5वीं तक के लिए तो 30 बच्चे पे एक टीचर, यानी एक टीचर पढ़ाएगा 30 बच्चों को। एक क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे होने भी नहीं चाहिए।
फिर आता है आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, गणित तथा एक सामाजिक अध्ययन व एक भाषा का शिक्षक होना चाहिए। अब देखो प्राथमिक कक्षा तो हो गई, यहाँ क्या लिखा है 6 से 8वीं तक। अब 6 से 8वीं तक की कक्षा है तो विज्ञान के टीचर हो यानी साइंस के, हमारे मैथ के टीचर हो और सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के टीचर होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको 3 ऑप्शन मिल देंगे, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, और फिर अलग से एक अलग सब्जेक्ट दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए उसमें से क्वेश्चन बनेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको टिक लगाना है कि ये 3 सब्जेक्ट के अलावा अगर अदर कोई सब्जेक्ट दे रखा है तो उसको आपको टिक लगाना है कि ये वाला आंसर नहीं है। फिर आता है जहाँ पर 100 से अधिक बालक बालिका हैं, मतलब कि जिस स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल सर हो तथा अकालीन एक कला शिक्षक एवं एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का शिक्षक तथा एक पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक अध्यापक होना चाहिए। अब देखो जहाँ पर जिस स्कूल में 100 बच्चे हो तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर होना चाहिए या मैम होनी चाहिए प्रिंसिपल, और वहाँ पर शारीरिक शिक्षा मतलब कि हमारे जो स्पोर्ट टीचर होते हैं ना फिजिकल एजुकेशन के लिए वो होने चाहिए, कला शिक्षण मतलब कि हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के जो टीचर होते हैं वो होने चाहिए, और एक कार्यपालक होने चाहिए, है ना। फिर आता है आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन कार्य दिवस। अब देखो हमारे वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, हम लास्ट में जब अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट करते हैं ना, अगर आप कहीं पढ़ाते हो या गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट में तो टीचर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके स्कूल 200 दिन तक लगने चाहिए। तो हमारा वर्किंग डेज कितने होने चाहिए 200, और 6 से 8वीं तक के बच्चों के 220 दिन कार्य दिवस होने चाहिए, है ना। ये दिन अगर कम होते हैं ना तो दिक्कत आती है, इतने दिन तो स्कूल लगना ही चाहिए। 1 से 5वीं तक के लिए कितने 200 दिन, है ना, 200 डेज, और 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 220 दिन होना चाहिए। फिर आता है प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। अब देखो ये हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया कि बच्चा कहीं बाहर स्कूल नहीं जाए, उसके घर के आसपास ही स्कूल बना रहे, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को के लिए बहाने होते हैं ना, या उनके पेरेंट्स के लिए कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके और व्हीकल फैसिलिटी ले सके या इतनी दूर जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि बच्चे का घर है ना वहाँ 1 किलोमीटर के आसपास ही स्कूल बनी हो ताकि बच्चा आसानी से चला जाए, और स्कूल के वहाँ छात्रावास भी हो ताकि छात्रावास में बच्चा रहकर आसानी से पढ़ सके, उसको वहाँ खाने पीने का सब चीज़ें मिल सके। बच्चे को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा। अब देखो इसमें यही है कि या तो कोई टीचर या प्रिंसिपल या कोई भी कोई डोनेशन नहीं मांगेंगे, है ना, कि बच्चे को फ्री में आप स्कूल वाले फ्री में उनको शिक्षा देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, कोई डोनेशन वगैरह नहीं मांगेंगे उनसे। विकलांग बच्चे भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सके। देखो जो हैंडीकैप बच्चे हैं, विकलांग है, वो भी पढ़ सके, उसके लिए तो गवर्नमेंट साइकिल वगैरह भी देती है विकलांगों के लिए अलग से। किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। अब देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं देना है बच्चों को, और बच्चे के अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है या कोई आई कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना हम अगर एडमिशन कराते हैं। अगर बच्चे के पास ये कुछ भी नहीं है तो भी उसको एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा, नाम लिख लिया जाएगा, उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आता है किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल करके नहीं रोका जाएगा, और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। अब देखो अगर बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसको फेल नहीं करना है, 1 से 8वीं तक उनको फेल नहीं करना है। ये हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत है, आरटी के अंतर्गत, कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल में आ गया है तो स्कूल नहीं भी आएगा, उसका नाम चल रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 यानी कि 8 तक, है ना, 1 से 8वीं तक बच्चा पढ़ेगा, उसको फेल नहीं करना है, रोकना नहीं है, ठीक है, पास करते रहना है, और स्कूल से उसका नाम भी नहीं काटना है अगर उसकी अटेंडेंस कम है, वो स्कूल नहीं आ रहा है तो भी। फिर ये स्कूलों में शिक्षकों को और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर बच्चा, अच्छा ये तो वही हमने देखा कि अगर 30 बच्चे हैं तो कितने टीचर होना चाहिए, 1 टीचर होना चाहिए, है ना। फिर आता है कोई भी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधियां नहीं चलें। अब देखो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर है तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, होता है ना आजकल कि टीचर ट्यूशन लेते हैं या कोचिंग लेते हैं, तो यहाँ पे यही है कि आपको ट्यूशन नहीं लेना है।
ठीक है। किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। कई बार होता है ना, बच्चे परेशान करते हैं तो टीचर डंडे से मार देते हैं, तो शारीरिक यातना या दंड नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चे ने कंप्लेन कर दी तो टीचर फॉल्ट में आ जाते हैं, टीचर के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ये कहने का मतलब यही है कि बच्चों को मारना पीटना नहीं है, वो पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, है ना। उनको मारना नहीं है, पीटना नहीं है। फिर है, इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के ग्राम पंचायत पर। अच्छा देखो, अगर इस अधिनियम के मतलब किसी ने कोई कंप्लेन कर दी ना कि हमको टीचर ने मारा, ये ऐसा करा वैसा करा, तो ग्राम पंचायत स्तर पर या क्लस्टर संसाधन पर, तहसील पंचायत, कहीं भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो। फिर देखो आता है शिक्षक। अभी तो हमने क्या देखा, आरटी एक्ट के बारे में देखा, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे। अब देखो शिक्षक के क्या क्या दायित्व है। तो इससे क्वेश्चन कैसा आएगा कि आरटी एक्ट के अंतर्गत शिक्षक के दायित्व निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। तो 3 तो आपको दे देंगे जो है, और 1 दे देंगे जो नहीं है। तो आप कैसे पहचानोगे कि वो 3 है और कौन सा नहीं है। अगर आपको पता होगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखे हैं, ये वाले तो अधिकार है, लेकिन ये वाला अधिकार नहीं, ये वाला दायित्व है, बाकी के दायित्व तो नहीं दे रखे हैं, तो आप टिक लगा सकते हो। तो आपको शिक्षक के दायित्व और कर्तव्य भी याद होना चाहिए। ठीक है। शिक्षा प्रदान करना, ये तो पता ही, शिक्षा प्रदान करना। विद्यालय का संगठन तथा व्यवस्था करना, हाँ विद्यालय में सब व्यवस्था करनी चाहिए। मूल्यांकन कर उसका रिकॉर्ड तैयार करना, ये भी आपको पता है। छात्रों का मार्गदर्शन करना, इन छात्रों को मोटिवेट करना, उनको समझाना। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हासिल करना। बाल मनोविज्ञान जो हमारा होता है ना, जिसको हम बाल मनोविज्ञान में सारी चीज़ें होती है कि बच्चा जन्म के बाद क्या क्या करता है, कैसे सीखता है, सारी अवस्था, बाल्यावस्था, शेषावस्था, प्रौढ़ावस्था, सारे उसमें जिन प्याजे और कितने सारे मनोवैज्ञानिक उन्होंने बता रखा ना बच्चों के बारे में, कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे सोचते हैं, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन कौन सी पढ़ने की विधियाँ होती है, बच्चों को पढ़ाने की विधियाँ होती है, खेल विधि के द्वारा बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बच्चों में किस अवस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी बाल मनोविज्ञान में आती है। तो इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक को। फिर आता है पाठ की रोचक बना, सॉरी पाठ की नहीं आएगा, पाठ को आएगा यहाँ पे, है ना। पाठ को रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों की रचना करना, यानी कि टीएलएम वगैरह यूज़ करना बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये तो हो गया। सिद्धांत की बजाय व्यवहारिकता सीखने पर, देखो बच्चों को सिद्धांत से सिखाने के बजाय व्यवहारिक मतलब ऐसी चीज़ों से सिखाए जिसका उपयोग वो अपने डेली जीवन में कर रहे हैं, डेली लाइफ में कर रहे हैं। उससे क्या बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। शिक्षण के दौरान सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे। मूल्यांकन के नवीन तरीके, मूल्यांकन मतलब बच्चों का हम इवैल्यूएशन करते हैं ना कि बच्चे ने कितना पढ़ा है कितना नहीं, तो नई नई विधियाँ करें। ऐसा नहीं कि बस बच्चों ने एग्जाम दे दी और हमने चेक कर दी कॉपी और पास फेल कर दिया। बच्चों को नए नए तरीके समझाए, नए नए तरीके से पढ़ाए। धर्म मुक्त शिक्षा प्रसार, देखो धर्म मुक्त यानी कि कोई हिंदू है तो ऐसा नहीं कि उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सी भी कास्ट के बच्चे हो तो ऐसा नहीं कि उनको उन्हीं के धर्म की शिक्षा दे, या दूसरे धर्म के प्रति उनको भड़काए, या सोचे कि नहीं ये मुस्लिम है तो इन्हें नहीं पढ़ाएं, या ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है के तो इनको नहीं पढ़ाए, ऐसा नहीं सोचना है ना। किसी भी धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना है और बच्चों को धर्ममुक्त शिक्षा देनी है। ट्यूशन खोरी तथा नशाखोरी के विरुद्ध जन जागरण फैलाना, देखो बच्चे अगर स्कूल में नहीं पढ़ते, टीचर क्या कहते हैं, आपका बच्चा पढ़ने में वीक है, इसको ट्यूशन भेजो। तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ मैम ट्यूशन तो लगवाना है लेकिन अच्छे टीचर ही नहीं है, तो टीचर क्या बोलते हैं ठीक है मेरे यहाँ भेज देना। तो अगर आप बच्चों को स्कूल में प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हो तो ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ट्यूशन खोरी को रोकना। नशाखोरी, आजकल बच्चे ना बहुत नशीली आदतों का सेवन करने लग गए हैं कम एज में भी, तो उसको रोकना। और जनतांत्रिक व्यवहार पर बल देना। अब हमने इस टॉपिक में आरटी से रिलेटेड सारी बातें हमने पढ़ ली है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, पूरी तरीके से समझ लिया और उस वीडियो से आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, तो डेफिनेटली अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया क्या, आएगा ही और आना ही है आरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपके 1 या 2 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं ना। तो इस टॉपिक को आप इस वीडियो को फिर से देखें, नोट्स बनाएं, और अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।